हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अभी तक बच्चों हम लोगों ने रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन हम लोग सीखेंगे ना प्रिज्म के लिए। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि बच्चों प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म को हम ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पर दो से ज़्यादा या दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे या दो से ज़्यादा रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारा डिस्कशन है वो हमारा डिस्कशन होने वाला आज के लिए ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए। किसके लिए पढ़ने वाले बच्चों? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है ना। और ट्रायंगुलर प्रिज्म की खास बात क्या है, सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन सेट बता देता हूँ कि ट्रायंगुलर प्रिज्म है क्या। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर आपको मिलते हैं दो ट्रायंगुलर सरफेसेस और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस। क्या मिलेंगे? दो ट्रायंगुलर सरफेस और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस। कैसे सर ड्रॉ करके थोड़ा बताइए। तो देखो जरा, अगर मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं, देखो प्रिज्म कैसा दिखेगा। ये रहा पहला ट्रायंगुलर सरफेस, कुछ ऐसे। आप फिजिक्स के लैब में भी जाएंगे ना तब भी आपको ऐसा ही मिलेगा। देखो ये रहा आपका पहला ट्रायंगुलर सरफेस और दिखने वाला है कुछ कैसे। ये देखो, ये आपके पास दूसरा ट्रायंगुलर सरफेस नंबर 1, ट्रायंगुलर सरफेस नंबर 2। सर और कैसा दिखता है? ये कुछ डायग्राम आपको दिखता है कुछ ऐसे। ठीक है ना। जब आप लैब में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। और ट्रायंगुलर प्रिज्म दिखेगा कैसे? वहां पर आपके पास दो ट्रायंगुलर सरफेस रहेंगे, एक सरफेस ये रहेगा और दूसरा ट्रायंगुलर सरफेस कौन सा रहेगा? ये पीछे वाला। रेक्टेंगुलर सरफेस कितने? 3, एक इस साइड का, एक इसके अपोजिट साइड का, ये वाला, और लास्टली एक बॉटम वाला सरफेस। ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर सरफेस किससे कंबाइन होकर बनता है? आपके पास दो ट्रायंगुलर सरफेस रहेंगे और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है, चलिए। और आपको दिखने वाला नॉर्मल हम लोग कैसे यूज करेंगे डायग्राम वाइज, तो हम लोग डायग्राम वाइज यूज करेंगे ट्रायंगुलर सरफेस 1। ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलने वाले हैं दैट इज प्रिज्म। ठीक है ना। ये प्रिज्म का पार्ट ही रहेगा, हम लोग कुछ डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और यहां पर इस प्रिज्म के इस एंगल को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म एंगल, जिसको बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं पूरे के पूरे सेशन में कैपिटल ए से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिज्म एंगल। ठीक है ना। तो यहां पर प्रिज्म एंगल कितना है बच्चों? यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे प्रिज्म एंगल को, जिसको क्या नाम देंगे? ए। ठीक है ना। प्रिज्म एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। तो इस डायग्राम में हम लोग यहाँ पर जो भी ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में सीखने वाले हैं, तो हम लोग रिफ्रैक्शन सीखेंगे। तो रिफ्रैक्शन में होगा क्या? लाइट इंसिडेंट करेगी एक सरफेस पर, इंसिडेंट करने के बाद रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट सरफेस से, फिर रिफ्रैक्शन होगा सेकेंड सरफेस से। ठीक है ना। एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं हम लोग लाइट को बेंड कराना चाहते हैं ना। रिफ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि हम लोग को लाइट क्या करानी है? बेंड करानी है। तो यहाँ पर देखो जरा, एक रिफ्रैक्शन सरफेस ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा। पहले इससे रिफ्रैक्शन होगा और फिर इससे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है ना। अब बारी बारी हम लोग देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और बारी बारी से आपको समझाता हूँ। एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन और फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। मैं ड्रॉ कर देता हूं एक प्रिज्म। जिस प्रिज्म का हम लोगों ने इस फेस का नाम रखा है, इस फेस का नाम है ए, बी एंड सी। ठीक है। और इस प्रिज्म एंगल के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों कि इस प्रिज्म का एंगल कितना है? ए। प्रिज्म एंगल कितना है बच्चों? ए। ठीक है ना। अब आगे डिस्कशन करते हैं। तो हमें रे ऑफ लाइट चाहिए, तो हमने एक सिंगल रे ऑफ लाइट यूज करी है और वो बच्चों दिख रही है कुछ ऐसी। देखिए ये रही रे ऑफ लाइट। ठीक है। और जैसे ही ये पहले वाले सरफेस ना, सरफेस कौन सा? ए बी सरफेस पर जैसे ही जहां पर भी इंसिडेंट करेगी वहां पर बच्चों क्या ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। सरफेस पर ड्रॉ कर देंगे नॉर्मल।
और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों? इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से। ठीक है, और जब लाइट रे इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अब बताओ बच्चों ये लाइट रे कहां से जा रही है? रेयरर मीडियम से। जा किस में रही है? डेंसर में। ठीक है ना, जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अच्छा ठीक बात है, देखो बेंड हो जाना, लाइट को जाना कैसे चाहिए था? जाना चाहिए था कुछ ऐसे, ऐसे चले जाना चाहिए था इनको सीधे, बिना रिफ्रैक्ट हुए। अगर यहां पर ये सरफेस नहीं होता तो क्या हो जाता? तो और अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट सीधे ही चली जाती। अभी इस सरफेस की वजह से क्या आ जाएगा? मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज होगा तो लाइट बेंड हो गई, और बेंड होकर कैसे चली जाएगी कुछ? क्योंकि किधर जाना है? नॉर्मल की तरफ जाना है या नॉर्मल से अवे? बताइए बच्चों, नॉर्मल की तरफ जाना है या नॉर्मल से अवे? ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो लाइट चली कहां से थी? यहां से इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद क्या हुई? बेंड हो गई। किधर की तरफ बेंड हो गई? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर सर दूसरे वाले फेस से टकराने वाली, जिसका नाम कितना है? ए और सी। ए सी से टकराएगी सर, यहां पर इंसिडेंट करेगी, तो यहां पर भी बच्चों क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग? नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे कुछ ऐसे। ठीक है, और जैसे ही इस सरफेस पर टकराएगी, अभी क्या जाना चाहिए सर? इस लाइट रे को ना ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, और बेंड हो जाएगी तो कैसे जाएगी कुछ? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा नाम रख देते हैं कुछ कुछ। तो हम लोगों ने इस रे का नाम रख देना है पहले, तो मैं इस रे का नाम रख देता हूं, दैट इज पी क्यू आर एस। ठीक है ना, और इस फेस का हम लोगों ने क्या नाम रखा था? ए बी सी। यहां पर ये रे ऑफ लाइट का क्या है? पी क्यू आर एस। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। सर इंसिडेंट एंगल कितना है? आई। ठीक, और अगर ये जो आपके पास ये लाइट रे जाने के आफ्टर रिफ्रैक्शन जो बाहर की तरफ जा रही है ना, अब बाहर की तरफ जाएगी तो जितना भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है बच्चों, नॉर्मल के साथ जितना भी एंगल बनाती है, इसको हम लोग नाम देते हैं ई, जिसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। आई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है ना, और अगर हम इस लाइट रे को जो इमर्जेंट हुई है, इसको अगर बैक ट्रेस कर दें कुछ पीछे की तरफ, तो जितना भी एंगल ये इंसिडेंट वाले के साथ बनाएगी, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी लाइट को जाना था ऐसे, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म ऐसे चली गई। ठीक है ना, जाना कैसे चाहिए था? ऐसे, लेकिन गई कैसे? यहां से गई यहां, यहां से फिर यहां, और ये रहा। तो इनके और इनके बीच के एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? पक्का ना? अब क्या करें सर? यहां पर जो आपके पास ये मीडियम है, दैट इज मीडियम कैसा है? डेंसर। तो यहां पर हम लोग क्या क्या ट्रीट करते हैं देखो जरा। इस डेंसर मीडियम में इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं R1, इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं R2। ठीक है, अब बच्चों देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, और यहां पर एक छोटी सी ज्योमेट्री भी यूज करेंगे। तो अभी देखो जरा क्या करने वाले हैं। अगर ये एंगल I है, कितना है एंगल I? अगर ये एंगल I है तो इसका ये वाला एंगल कितना होगा? टोटल एंगल ये भी I होगा। अगर ये I है तो ये भी तो I होगा ना, और अगर ये E है तो ये टोटल कितना होगा? ये भी टोटल E होगा। ठीक है ना, ये भी टोटल कितना होगा? E होगा। तो रिमेनिंग ऊपर वाले एंगल कितने बच गए सर? ये वाला एंगल बचेगा I माइनस R1, और ये वाला एंगल बचेगा E माइनस R2। समझ में आई बच्चों? फिर से मैं रिपीट करूं, आपके पास ये वाला जितना एंगल है उतना ही एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल होगा। जितना एंगल ये है उतना ही ये वाला टोटल एंगल होगा। तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा? ये बचेगा E माइनस R2। ये कितना बचेगा? दैट इज I माइनस R1। बच्चों अब बस सिंपल सी ज्योमेट्री यूज करनी है। अब यहाँ के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं ज्योमेट्री यूज करने वाला हूँ, ज्योमेट्री यूज करूंगा और बेसिक चीजें आपको समझाता चलूंगा। ठीक है ना, चलो सबसे पहले
आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं और इसका नाम रख देता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं n, और यहां पर जो इंटरसेक्शन हुआ है इसका नाम मैं रख देता हूं m। कितना रख देता हूं? m। ठीक है ना। और रिप्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये पॉइंट n है तो ये वाला एंगल को मैं ट्रीट करने वाला हूं, कितना है? n है। कितना है? n। और आपको अच्छे से पता है कि इंटीरियर एंगल का सम, जितने भी इंटीरियर एंगल है उनके एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं देख कौन सा ट्रायंगल लेने वाला हूं, ट्रायंगल है QRN। ट्रायंगल इज, कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? QRN। कौन कौन से एंगल्स हैं? R1 R2 प्लस N। R1 प्लस R2 प्लस एंगल N विच इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई कि भाई ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर कितना? 180 डिग्री। अब आप लोग को अच्छे से पता है ना बच्चों, देखो जरा ध्यान से, अगर ये लाइन नॉर्मल लाइन है तो ये टोटल एंगल कितना? 90 डिग्री। और अगर ये भी नॉर्मल है तो ये टोटल एंगल कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? क्वाड्रिलेटरल। देखो जरा क्वाड्रिलेटरल कौन सा? AQNR। क्वाड्रिलेटरल आपके पास कितना है? क्वाड्रिलेटरल आपके पास AQRN, सॉरी इट्स N एंड R। ठीक है ना। अब सब सर सारे के सारे एंगल का ना क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल का जो सम होता है ना वो कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। अगर 90 ये है, 90 ये है, 90 90 180 डिग्री, दोनों को अगर मैं निकाल दूं तो बचा कौन सा एंगल? सर ये वाला एंगल बचा और ये वाला एंगल बचा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। तो फटाफट करते हैं, देखो जरा मैं क्या लिखने वाला हूं सर, एंगल A प्लस एंगल N इक्वल टू कितना? दैट इज 180 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। देखा बच्चों कितना आसानी से हम लोगों ने थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करी है। अब करना क्या है सर बताओ जरा। तो सर देखो ये इसका भी राइट हैंड साइड 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट करने से क्या मिल जाएगा? देखिए जरा बच्चों, तो दोनों को इक्वेट में कर रहा हूं यहीं पर, तो आपके पास मिल जाएगा, डायरेक्टली मैं कर देता हूं, इट्स R1 प्लस R2 इक्वल टू व्हाट? A। R1 प्लस R2 इक्वल टू व्हाट? A। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं, इस इक्वेशन का नाम है दैट इज 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा ज्योमेट्री ड्रॉ किया प्रिज्म का ज्योमेट्री ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने निकाला कि भाई ये जो इंटीरियर एंगल्स है ना, ये R1 और R2, ठीक है ना, वो इक्वल टू किसके हो गए? वो प्रिज्म एंगल के बराबर होंगे। ये एंगल है कहाँ पर? ये किस मीडियम में होगा? जिस मीडियम में लाइट जा रही है। तो ये R1 और R2 का सम क्या हो जाएगा? प्रिज्म एंगल के बराबर हो जाएगा। मैं एक बार सारी के सारे नोशंस एक बार लिख देता हूं, क्या क्या है यहां पर। देखो बच्चों, आई को हम लोग क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक। ई क्या है बताइए जल्दी? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, यहां पे मैंने डेल लिखा है, डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। एंड R1 और R2 क्या है? ये मीडियम में, यानी आपके डेंसर मीडियम में दोनों एंगल्स हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट। हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस तो सर हमें बेंडिंग निकाल के बताना था कि कितना बेंड हुआ। ठीक है ना। तो बेंडिंग निकालने के लिए हमको क्या जरूरत है? हमको चाहिए सर डेल्टा चाहिए। बेंडिंग निकालने के लिए हमको कितना जरूरत है? सर डेल्टा। डेविएशन कितना हो रहा है? ठीक है ना। डेविएशन निकालने के लिए अब फटाफट काम करते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ को। किसको यूज करते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ को। एट द सरफेस AB एंड एट द सरफेस AC
दोनों सरफेसेस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे या यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एट सरफेस ए बी, उससे पहले बच्चों मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूं। मैंने आउटर साइड ऑफ प्रिज्म इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूम किया है, दैट इज μ1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूम किया है μ2। बच्चों आपकी बुक में n1 एंड n2 है, चलो ठीक है n1 और n2 ही कर देते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी मैंने अपने लेक्चर्स में आपको μ1 और μ2 से बताया, लेकिन मैं यहाँ पे n1 और n2 कर देता हूँ। ये रहा आपके पास n1 और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2। तो आप यहाँ पर और लिख सकते हैं कि सर n1 क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम का है, दैट इज एयर का है। ठीक है, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बच्चों, ये है दैट इज ग्लास का, क्योंकि प्रिज्म किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। यानी सिंपल आसानी से ऐसे कह सकते हैं सर एयर से लाइट जा रही है, ग्लास में एंटर कर रही है और कुछ मुड़ जा रही है। ठीक है ना, चलिए फटाफट और बातें करते हैं। एक इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था R1 + R2 = एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिफ्रैक्शन निकालेंगे, कहां पर, एट सरफेस AB एंड एट सरफेस AC। तो सबसे पहले बात कर देते हैं एट सरफेस AB। तो यहां पर मैं लिखता हूं एट सरफेस AB। स्नेल्स लॉ यूज करो, चलो फटाफट। तो सर साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू क्या बोलते थे सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। तो मैं लिखने वाला हूं, देखो एक ट्रिक भी है, जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो फटाफट। मैंने लिखा है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1। ठीक है ना, फिर और क्या है, एंगल कितना है, साइन I इक्वल टू, आगे चलें, इस मीडियम में गई है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना n2, कितना एंगल है, साइन R1, कितना एंगल है बच्चों, साइन R1। तो आपके पास ये मिल गया कुछ ऐसा, किस सरफेस पर मिला है, एट AB पर मिला है। दूसरे सरफेस पर निकाल लिया जाए, चलो दूसरे सरफेस पर देखो, दूसरे सरफेस यानी एट AC पर देख लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं एट सरफेस AC, किस सरफेस पर देखते हैं, AC पर। अगर AC पर देखने की कोशिश करें तो फटाफट देखो, अब क्या बनाते हैं सर, लाइट इस मीडियम से जा रही है, इस मीडियम में, हाँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर, है n2, कितना एंगल है, साइन R2 इक्वल टू कितना एंगल है, और किस मीडियम में जा रही है सर, n1 में जा रही है, कितना एंगल है, साइन E। ठीक है, ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना आप लोग, ठीक है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना। हम लोगों ने सिंपली एक इक्वेशन निकाला है, दैट इज क्या क्या निकाला, R1 R2 = A, और यहाँ पर एक स्नेल्स लॉ यूज किया है इस सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर, और इसके लिए ये यूज किया इस वाले सरफेस पर। ठीक है, और अब क्या क्या बेसिक और चीज क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना, ये n1 और n2 को यूज करेंगे, इनको हम लोग क्या ट्रीट करने वाले हैं, इन एंगल्स को बहुत ज्यादा छोटा बताने वाले हैं। क्या बताएंगे, यानी साइन, यहां पर देखो n1 साइन I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I, साइन R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1। एंगल कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। एंगल कैसे हैं बच्चों, बहुत छोटे छोटे हैं। तो हम लोगों ने सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर देना है, सिंपली ये बताना है कि एंगल बहुत छोटे छोटे हैं। तो यहां पर मेरे पास मिल जाएगा n1 I इक्वल टू n2 R1। यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर आपके पास मिल जाएगा दैट इज क्या क्या मिल जाएगा, n2 R2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, n1 साइन E। ठीक है, यहां से दो इक्वेशंस हमें मिल जाएंगे। सर करना क्या है वो बताइए अभी। तो देखो हम लोगों ने पहला ट्रायंगल यूज किया था, ये निकाल लिया था इन दोनों से। अभी एक चीज हम लोग और करने वाले हैं, जहां पर हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, जहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे इस डेल्टा को। किसको डिफाइन करेंगे, डेल्टा को। और डेल्टा अगर डिफाइन करना है बच्चों, तो डेल्टा कैसे डिफाइन किया जाए बताइए जरा। तो कौन कौन क्या करेंगे कि मेरा काम बन जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे
एक और चीज क्या यूज करेंगे, एक ट्रायंगल यूज करेंगे। कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, मैं देखो जरा ध्यान से दिखाता हूं सभी को। इट्स क्यू एम और यहां पर आर। तो देखो जरा मैं यहां पर डिफाइन करूं एक और ट्रायंगल जिसका नाम मैं लिखने वाला हूं, दैट इज ट्रायंगल क्यू एम आर। क्यू एम आर। इस ट्रायंगल में अगर देखें तो सिंपली बोलेंगे, देखो ट्रायंगल प्रॉपर्टी मैं पहले बता चुका हूं। यहां पर ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा है, I माइनस आर वन। यहां पर रिमेनिंग एंगल कितना बचा है, E माइनस आर टू। सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो सिंपली लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे अब आप बताइए जल्दी जल्दी थोड़ा। तो आप बताएंगे क्या क्या बताएंगे सर, I माइनस आर वन प्लस E माइनस आर टू बराबर कितना है बच्चों, बराबर आ जाएगा डेल। और डेल इज व्हाट, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। देखो I और E पॉजिटिव है ना, इनको एक साइड लाते हैं। तो मैं लिखने वाला हूं I प्लस E इक्वल टू, और I प्लस E, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, अगर मैं कॉमन करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना करेंगे, डेल। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करें सर, I प्लस E, R1 और R2 का वैल्यू हम लोगों ने R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना निकाला था, A। यहां पर उठाकर पुट कर देंगे तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा I प्लस E माइनस A इक्वल टू डेल। या फिर हम बोल सकते हैं I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल। ये इक्वेशन बच्चों आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, सम ऑफ इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंस एंगल इक्वल टू प्रिज्म एंगल प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इक्वेशन ये जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन आ चुका है। सर इतना काम आपने क्यों कराया है वो मुझे बता दीजिए। सिंपली करेंगे, यहां से निकालेंगे I का वैल्यू, यहां से निकालेंगे E का वैल्यू, दोनों को उठाकर यहां पर सेट कर देंगे। ठीक है, क्या क्या निकालना है, यहां से निकालना है I और यहां से निकालना है E, दोनों का वैल्यू निकाल के यहां पर सेट कर देना है। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां से I का वैल्यू सेट करना है, निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे, क्योंकि एंगल बहुत छोटे अज्यूम करे हैं, N1I इक्वल टू N2 R1। तो मेरे पास मिल जाएगा I इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू R1। ठीक है, सेम हियर, सेम यहां पर भी करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, मुझे क्या निकालना है, E निकालना है। तो सर लिख दीजिए E, यहां पर ये कौन सा है N2, यहां से क्या आ जाएगा N1 इंटू कितना R। ठीक है, हमें क्या किसका किसका वैल्यू मिल गया है, I और R। ठीक है, अब सर इतना काम तो आपने बता दिया। पहले आपने ये रिलेशन निकाला R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना, प्रिज्म एंगल। फिर आपने निकाला कि सर इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंस एंगल इक्वल टू व्हाट, प्रिज्म एंगल प्लस दिस। ठीक, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। सर अब और क्या कराना चाहते बच्चों, यहां पर हम लोग एक चीज और इंक्लूड करना चाहते हैं। किसको इंक्लूड करना चाहते हैं, हम इंक्लूड करना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है ना, हम किसको इंक्लूड करना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। चलिए देखते हैं। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करूं, जैसे यहां पर मुझे लिखना चाहिए था इट्स R2 ना, आप लोगों ने भी नहीं बताया मुझे। ठीक है, यहां पर मुझे क्या यूज करना चाहिए, R2 यूज करना चाहिए। ठीक, I और E मिल गया है। अब फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, आपको ये मैंने बता दिया ना इन्फॉर्मेशन, मैं यहीं पर थोड़ा सा लिखने वाला हूं। चलिए देखिए, देखिए बच्चों, यहां पर मैं लिखता हूं I प्लस E बराबर A प्लस डेल्टा। I की जगह पर कितना सेट करेंगे, I की जगह पर है N2 अपॉन N1 इंटू R1, और यहां पर मुझे मिल जाएगा प्लस N2 अपॉन N1 और इंटू कितना R2 इक्वल टू A प्लस डेल्टा। ठीक है,
यहाँ से अगर n2 और n2 अपॉन n1 को मैं कॉमन कर दूं तो बचेगा कितना, r1 प्लस r2। अब जरा देखकर बताइए मुझे, r1 प्लस r2 किसके बराबर है सर, a के बराबर है। तो यहाँ पे सेट कर दीजिए n2 अपॉन n1 इंटू ए बराबर a प्लस डेल्टा। ठीक है, आई होप अब आपको रिलेशन मिल ही गया होगा। कैसे मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो n2 upon n1, this is what the refractive index of 2 upon refractive index with respect to 1, refractive index of 2 with respect to 1 means what, this medium is glass, this is air, refractive index of glass with respect to air, clear that, okay। चलो अभी देखते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं a को इधर लेकर चला हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा n21, यानी और क्या मिल जाएगा सर, यहां पर है n21 को मैंने क्या कर, a को मुझे क्या करना है, कॉमन करना है, तो मैंने लिखा है n21 माइनस 1, a को क्या करते हैं कॉमन, इक्वल टू क्या बचेगा डेल। दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन। बच्चों अगर आपके पास प्रिज्म एंगल्स जो है आई ई बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं, दैट इज, तो फिर क्या हो जाएगा, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जहां पर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म बस पता होना चाहिए और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, डेविएशन एंगल कि कितना लाइट बेंड हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास नॉर्मल केस का आ गया। हाँ, स्पेशल केस भी अभी पढ़ना चाहते हैं हम लोग, तो स्पेशल केस देख लिया जाए। चलो स्पेशल केस भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं फटाफट इसको इरेज करता हूँ, स्पेशल केस आपको सिखाता हूँ जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं। स्पेशल केस का मतलब क्या बच्चों, स्पेशल केस में हम लोग ये करते हैं कि देखो यहाँ पर I और E कैसे हैं, I प्लस E। अगर मैं एक काम कर दूं, यहाँ पर क्या कर दूं, अगर I को E के बराबर कर दूं, कंडीशन स्पेशल केस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर I और E बराबर हो जाए मेरे पास, यानी जितनी जिस एंगल से वो आ रही है उतने ही एंगल से वो जा रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर ये हो जाएगा कि ये लाइट रे यहां पर इनके इस सरफेस पर ऐसे नहीं जाएगी, कैसे जाएगी, इस ये बॉटम सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। सर पैरेलल होने से हमें फायदा क्या होगा ये बताइए, एंगल आई और ई बताने से हमें मिलेगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या मिलेगा बच्चों, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व किया जाए, चलिए देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, चलो तो मैं फटाफट इरेज कर रहा हूं और पूरा का फिर से और जो भी रिलेशन आया था फटाफट में लिख लेता हूं बच्चों। ठीक है, आपको याद कराते चलूंगा। तो रिलेशन नंबर 1, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। रिलेशन नंबर 2, I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल। रिलेशन नंबर 3, डेल इक्वल टू N21 -1 इंटू A, जहां पर R1 और R2 ये एंगल्स हैं किसमें, मीडियम में, जिस भी मीडियम में लाइट जा रही है। I क्या है, इंसिडेंस एंगल, E क्या है, इमर्जेंस एंगल, A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल क्या है, डेल दैट इज मिनिमम एंगल सर डेविएशन एंगल, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तो कैलकुलेट करना है। N21 क्या है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, चलिए देखते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में एक और चीज़ बच्चों, आप लोग थोड़ा सा जानकारी आपको बताता हूँ मैं। तो स्पेशल केस को पढ़ने से पहले हमें क्या देखो बताना क्या है, हमें बताना है I इक्वल टू कितना, E। I इक्वल टू कितना बताना है, E। सर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए यही बताएंगे कंडीशन, I किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। तो डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। और बच्चों इसका एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्राफ इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो ये जो इंसिडेंस एंगल है ना, इंसिडेंस एंगल है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, दैट इज डेल्टा के प्रोपोर्शन में होता है। जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेल्टा का वैल्यू चेंज होता जाएगा। तो देखो जरा मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका वाई एक्सेस, ये आपका एक्स एक्सेस। यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं सिंपली डेल, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखने के बजाय आई और डेल कर दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे मिलेगा सर? इनिशियली जैसे जैसे हम सबसे पहले अगर इनिशियली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, ये आपको देखने को कहाँ पर मिलेगा? आप लोगों ने फिजिक्स लैब किया होगा। फिजिक्स लैब में हम लोग प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। प्रिज्म एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटेड डाटा से ही हमें मिलता है। ऐसा नहीं कि मैंने हवा में कुछ बता दिया है, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये विथ एक्सपेरिमेंट डाटा आता है और उसको ही हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने प्लॉट करके देखा तो कैसा दिखता है। सबसे पहले जैसे पहले एक पॉइंट मिला, जैसे जहाँ पर हमने कुछ इंसिडेंस एंगल की वैल्यू रखी और मुझे क्या मिला? दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन मिला, फिर क्या होता है सर? सेकेंड वैल्यू रखी तो जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने बढ़ाया, पता लगा डेल्टा घट गया। डेल्टा घटेगा तो इसका मतलब क्या है? दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन घट गया। एक ऐसी कंडीशन आपको मिलने वाली है जहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा का वैल्यू मिनिमम मिलेगा। आप इंसिडेंस एंगल बढ़ाते रहिए, पता लगा डेल्टा का वैल्यू मिनिमम। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर जैसे जैसे आप इंसिडेंस एंगल बढ़ाते चलेंगे ना, वैसे वैसे डेल्टा आपका बढ़ता चलेगा और आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ग्राफ कुछ कैसा मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। यानी इनिशियली इंसिडेंस एंगल के बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा था, घट रहा था, और एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर उसकी वैल्यू हो गई मिनिमम। उस कंडीशन पर होता है आई इक्वल टू ई। आई इक्वल टू कितना हो जाता है? ई हो जाता है। और क्या बताएंगे सर? आई इक्वल टू ई होने के साथ साथ उसके बाद जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा ग्राफ हो गया। अब क्या ड्रॉ करते हैं फटाफट देखिए जरा। इस कंडीशन को ड्रॉ कर लिया जाए तो मैं बना देता हूं प्रिज्म, और प्रिज्म का नाम हम लोगों ने क्या रखा था बच्चों? इस फेस का नाम रखा था ए, बी एंड सी, ठीक है। जो लाइट रे आ रही थी उसका नाम क्या रखा था? पी। इंसिडेंट कर रही थी यहां पर, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। लाइट चलेगी, अब कैसे जानी? इस वाले सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल दिख रही है ना? ये किसके पैरेलल है? इसके, ठीक। फिर कैसे चली जाएगी? फिर चली जाएगी जितने एंगल से आई थी, यहां पर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, और फिर चली जाएगी ऐसे। जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से वापस। ये नॉर्मल के साथ एंगल आई और ये नॉर्मल के साथ एंगल ई। इससे बच्चों होगा क्या? देखो जरा, अगर ये आई है और ये ई है, इक्वेशन में देखते हैं ना, इक्वेशन से देखने से और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो जरा, अगर आई और ई बराबर हो जाए, सब सोचो जरा, आई और ई कैसे है? बराबर बराबर। तो मैं यहां पर लिख क्या सकता हूं? यहां पर इनको लिख सकता हूं कि भाई आई और ई दोनों बराबर हैं, तो मैंने लिख दिया आई इक्वल टू ई इक्वल टू कितना? आई कर देते हैं तो निकाल के देखते हैं क्या मिलता है। ये मिल जाएगा 2i इक्वल टू कितना? a प्लस डेल, और i इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस डेल अपॉन 2, ठीक है। आया क्या? और क्या हो जाएगा सर? अगर i और e बराबर बराबर हो जाएंगे ना, तो देखो जरा, ये जितना एंगल होगा ये है क्या सर? ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये जिसको हम लोगों ने नाम रखा था R1, ठीक है। और नॉर्मल के साथ ये जितना एंगल बना रहा था उसको रख रहे थे कितना? R2। तो ये भी तो बराबर हो गए, ठीक है ना। ये R1 और R2 भी तो बराबर हैं, तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं इनको, दैट इज R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू नाम दे देते हैं R। तो क्या मिल जाएगा हमें? यहां पर मिल जाएगा सर 2R इक्वल टू A। तो हम लिख सकते हैं दैट इज कितना? यहां से लिख सकते हैं R इक्वल टू A अपॉन 2। ये रहा आपके पास एक इक्वेशन और एक रहा ये आपके पास दूसरा इक्वेशन। सर ये कंडीशन कैसी है? मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बच्चों?
मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के लिए मतलब सर यहाँ से ये जो लाइट चल रही थी आगे की तरफ, वो डेविएशन के बेंडिंग होने के बाद कुछ ऐसी चली जाएगी और ये एंगल के इतना मिलेगा, ये मिलेगा डेल्टा मिनिमम, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको आ रहा है समझ में ना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर डेल्टा मिनिमम हम लोग निकालते हैं, अब कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला बता दीजिए फिर से। चलिए देखो जरा, हम लोग सिंपली यूज कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। देखो जरा, स्नेल्स लॉ से हमने ये सीखा था, क्या सीखा था सर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमने सीखा था ना, इक्वल टू कितना, दैट इज कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यानी सम म्यू टू 1। ठीक है ना, फटाफट रिप्रेजेंट करिए बच्चों। अब यहाँ पर आई का वैल्यू सेट कर देंगे और आर का वैल्यू सेट करेंगे। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ कहाँ पर, ग्राफ बच्चों में मिटा दूँ अभी, देखो ग्राफ में मिटा देता हूँ, बाकी एग्जाम में आएगा तो आपको बनाना बहुत मस्त है। ठीक, तो यहाँ पर मिल जाएगा म्यू टू 1 इक्वल टू साइन आई कितना है बच्चों, आई की जगह पर कितना, a प्लस डेल अपॉन 2। ठीक है, आर कितना है, साइन आर, आर की जगह पर a अपॉन 2। बच्चों इस फॉर्मूले से आप बहुत फेमिलियर होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, और ये हमें मिलेगा कब, डेल्टा की मिनिमम कंडीशन रहेगी। क्या रहेगा बच्चों, यहां से क्या मिलेगा हमको, डेल्टा मिनिमम, यानी ये जो डेल मैंने लिखा है ये क्या होना चाहिए, मिनिमम, मिनिमम डेविएशन। तो लिख सकते हैं ऐसा, दिस इज फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने प्रिज्मों के बारे में अच्छे तरीके से सीखा है। मैं एक क्विक रिकैप लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, ओरली ही समझाता हूं आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बोर्ड से इरेज कर दी हैं। तो स्पेशल केस जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल लगाने के भी लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो इससे आपका बनता है, प्रिज्म फॉर्मूले से ही बनता है। आपको पूछा जाता है सिंपली कि मिनिमम डेविएशन कितना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन रहेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन रहेगा और आपको निकालना रहेगा दैट इज मिनिमम डेविएशन। ठीक है, एक काम तो ये हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको रिकैप करूँ और समझाऊँ कि भाई मतलब क्या था, यहाँ पर सिंपली हम लोग को लाइट को बेंड कराना था थ्रू प्रिज्म। ठीक है, एक सरफेस से देखेंगे, दूसरे सरफेस से देखेंगे और पता करेंगे कितना डेविएशन हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल केस भी हम लोगों ने सीखा था, जहाँ पर हमको मिला था डेल इक्वल टू n/1 और a। आपको इसका फर्क, ये जो चीज़ है ना, जैसे अगर मैंने इस प्रिज्म को किसी मीडियम में डाल दिया है, अभी यहाँ पर n/1 तो आपको लग रहा होगा कि सर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। अभी सपोज करो कि मैंने किसी और मीडियम में डाल दिया है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 नहीं होगा ना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रिज्म फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। गुड डे बच्चों।